नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात और मैं हूं रजत सिंह। उत्तर प्रदेश में एक दौर था जब चर्चा होती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे और तब घरों पे एक पोस्टर लगा करता था। उस पोस्टर पे लिखा जाता था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब उन पोस्टरों की जगह जो है वो बदल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जगह जगह पोस्टर लग रहे हैं कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। और इस शूद्र पॉलिटिक्स की जो शूद्र पॉलिटिक्स की बात हो रही है, इसकी शुरुआत की है समाजवादी पार्टी की ओर से। चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, इनके बयानों ने एक तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नए दिशा में ले जाने का काम किया है। आप कहिए कि पुरानी दिशा को फिर से साफ करके रगड़ करके नया बनाया गया है और उस पर अखिलेश यादव चलने की कोशिश कर रहे हैं, जो है एक्सट्रीम दलित ओबीसी पॉलिटिक्स। और इसका असर क्या है? इसका असर यह दिख रहा है कि बीजेपी की तरफ से अभी चुप्पी है। बीजेपी लगातार चुप्पी बनाए हुए दिख रही है। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से बीजेपी चुप है, लेकिन पहले हम आपको सुनवाते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कहा और उसके बाद जब इस पर ब्रजेश पाठक से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देखिए, जहां तक सवाल रामचरितमानस का है तो समाजवादी पार्टी रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। उसमें कुछ शब्द या कोई एक चौपाई, मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते तो शायद वो सवाल मैं न पूछता उनसे, लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो? मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचरितमानस को लेकर कह रहे हैं और सर उन्होंने कहा है कि कई ऐसे संत और हिस्ट्री सीटर हैं जो बैठे हुए। इस पे हमें कुछ नहीं बोलना है। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं पूछूंगा योगी आदित्यनाथ से, सदन में पूछूंगा कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। और जब यही सवाल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर बात नहीं करूंगा। ब्रजेश पाठक वो मंत्री है जो लगातार बीजेपी का पक्ष रखते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर शांत है। बीजेपी की तरफ से अगर कोई बातचीत कर रहा है या कोई बयानबाजी कर रहा है या कोई सही तरीके से जवाब देने की कोशिश कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य है। सभी नेताओं ने एक तरीके से इस पर किनारा बना रखा है। वहीं दूसरी ओर लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पर एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। आज एसटी हसन जो सांसद हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, उन्होंने ये कहा कि जो सवर्ण हैं, यानी कि जो कथित तौर पर ऊंची जात के लोग हैं, वो विदेश से आए हैं, जबकि शूद्र ही असली भारतीय हैं। इसके अलावा सुनील साजन जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये है कि ये जो रामचरितमानस की चौपाइयां हैं जिनको लेकर ये विवाद शुरू हुआ है, उनका कहना है कि हम तो सम्मान करते हैं, लेकिन अब सपा का जो एजेंडा है वो साफ है, वो ये है कि इन चौपाइयों को हटाया जाए। हम आपको सुनवाते हैं कि सुनील साजन ने क्या कहा। देखिए, जहां तक सवाल रामचरितमानस का है तो समाजवादी पार्टी रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। उसमें कुछ शब्द या कोई एक चौपाई, दो चौपाई ऐसी हैं जिससे हिंदू समाज का एक बड़ा तबका आहत होता है। महिलाएं आहत होती हैं, पिछड़े दलित आदिवासी आहत होते हैं। तो मुझे लगता है कि उसको हटा देना चाहिए। और मुझे ये भी भरोसा है कि आज खुद गोस्वामी तुलसीदास जी होते और उनको लगता कि एक हिंदू का बड़ा तबका उनकी किसी बात से, किसी चौपाई से इतना आहत है, तो वो खुद रामचरितमानस से उस चौपाई को हटा देते। सुनील साजन को सुना, वो जो मांग कर, जो हमने आपको पहले बताया कि वो कह रहे हैं कि भैया जो ये चौपाइयां हैं उसको हटाया जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी इस पॉलिटिक्स पर क्या कर रही है, बीजेपी इसका काट कैसे निकालेगी? यानी 2024 के चुनाव से पहले जो समाजवादी पार्टी की तरफ से एक एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है, उसको बीजेपी कैसे उसका काट निकालेगी, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सैयद कासिम जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लखनऊ की राजनीति पर एक अच्छी पकड़ है। साथ ही साथ विजय उपाध्याय जी हैं जो दैनिक भास्कर के ब्यूरो हेड हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। और साथ ही हमारे वरिष्ठ सहयोगी और यूपी तक .in को लीड करने वाले अमीश राय जी भी मौजूद है, जिनसे आप रोजाना मुलाकात करते हैं इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम चलेंगे विजय उपाध्याय जी के पास। विजय जी, मेरा सवाल यही है कि समाजवादी पार्टी तो आपको दिख रही है कि वो किस तरीके से एग्रेसिव, आक्रामक तरीके से इस पर राजनीति कर रही है। बीजेपी के अंदर खाने क्या चल रही है? आपके पास क्या खबरें हैं? बीजेपी इसको कैसे डील करने की कोशिश कर रही है? विजय जी। देखिए, बीजेपी कोई साफ स्टैंड लेने की स्थिति में अपना निर्णय नहीं ले पाई है। अभी थोड़ा असमंजस है। चीजें किस तरफ जा रही हैं, इसका इम्पैक्ट क्या है, उसकी वो एनालिसिस कर रहे हैं। शायद कोई स्टैंड ले पाना बहुत आसान नहीं है, कम से कम बीजेपी के लिए।
और ये जो अटैक है ये बीजेपी पे नहीं है, एक्चुअली ये ब्राह्मणवाद पे अटैक है, यानी जो ब्राह्मणवादी सिस्टम है उस पे, सनातन धर्म का, उस पे ये अटैक है। अब उसमें जो पॉलिटिक्स है उसकी कोटिंग बहुत ही दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे समय से इस तरह के विवाद होते रहे हैं, बहुत सारा दलित साहित्य लिखा गया है और उसमें ढेर सारी ऐसी बातें लिखी हैं। बौद्ध धर्म की किताबों में बहुत कुछ लिखा गया है, जैन धर्म की किताबों में बहुत कुछ लिखा गया है, यहाँ तक कि जो सनातन धर्म के दर्शन हैं अलग अलग और संप्रदाय अलग अलग हैं, उनमें भी बहुत सी चीजें लिखी गई हैं जो परस्पर एक दूसरे को काटती भी हैं और कहीं कहीं इसका प्रत्युत्तर भी देती हैं। तो ये जो एक्चुअली ये मुद्दा सामाजिक आंदोलन का है और जो बसपा ने शुरुआती ताकत हासिल की थी, आप देखिए कहीं ना कहीं वहां भी ये मुद्दा था। ये दौर सन 85, 86, 87 का है, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, ये विपक्ष की राजनीति, खासतौर पे समाजवादी पार्टी की राजनीति जो है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा 1985-86 की बसपा का या बाम सेफ का जो आंदोलन था उस समय, उससे उसको एनर्जी मिलती हुई नजर आ रही है। ये मैं समझता हूँ करीब 35 साल पुरानी घटना है। अब 35 साल के दरमियान नदियों में बहुत पानी बह गया है। राजनीतिक मुद्दे रोटी कपड़ा और मकान से आगे बढ़ के डाटा और स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट पे आ चुके हैं। तो लेकिन वो मुद्दे हैं और उन मुद्दे को एड्रेस करना चाहिए। महात्मा गांधी ने भी इस पे बहुत काम करने की कोशिश की, बहुत काम किया भी उन्होंने और काफी कुछ उन्होंने काम किया महात्मा गांधी ने। अब बीजेपी चाहे तो महात्मा गांधी के रेफरेंसेस शायद इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन अगर वो पॉलिटिकल इसमें इन्वॉल्व होने का निर्णय लें तो। दूसरा, अंबेडकर ने बहुत इस पे काम किया। मैं आपकी डिबेट शुरू होने के साथ में एक जरा बता दूं आपको, एक किताब है इनकी कि शूद्र कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। उसकी जो बाकी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, प्रस्तावना पढ़िए। प्रस्तावना में उन्होंने लिखा है कि मैं जिन प्रश्नों का मैं उत्तर चाहता था उसका निष्कर्ष मुझे मिला, और निष्कर्ष उन्होंने कुछ पॉइंट में लिखे हैं, 6 पॉइंट में। पहला पॉइंट है कि शूद्र आर्यों के सूर्यवंशी समुदाय से ही थे। पहला पॉइंट, आर्यों के सूर्यवंशी, शूद्र आर्यों के सूर्यवंशी समुदाय से थे। दूसरा, एक समय था जब आर्य समुदाय ने केवल 3 वर्णों क्षत्रिय क्षत्रिय और वैश्य को ही मान्यता दी थी। शूद्रों का अलग से कोई वर्ण नहीं था, वे भारतीय आर्य समुदाय के क्षत्रिय वर्ण में आते थे, क्षत्रिय वर्ण में आते थे। शूद्र राजाओं और ब्राह्मणों के बीच अनवरत संघर्ष होते रहते थे और ब्राह्मणों को शूद्र के हाथों अनेक कष्ट और अपमान सहने पड़े। शूद्रों के द्वारा किए गए उत्पीड़न और पीड़ाओं से त्रस्त होकर ब्राह्मणों ने फलस्वरूप शूद्रों का उपनयन संस्कार संपन्न कराना बंद किया। यानी शूद्रों ने भी ब्राह्मणों का उत्पीड़न किया, जो उन्होंने अपने निष्कर्ष में, अपनी प्रस्तावना में लिखा है। छठा, उन्होंने लिखा, उपनयन संस्कार से वंचित होने पर शूद्र जो क्षत्रिय थे उनका सामाजिक ह्रास हो गया, उनका दर्जा वैश्यों से नीचे हो गया और वे चौथे वर्ण में गिने गए। ये है डॉक्टर अंबेडकर की थ्योरी इस मामले में। दूसरा, शूद्र शब्द जो है वो प्राचीन काल में वो क्लास था। क्लास सभी जातियां करीब करीब जो वर्ण थे सभी क्लास थे वो, यानी जो जैसा काम करता था वैसा उसके बारे में कहा जाता था। कोई ब्राह्मण परिवार का बच्चा अगर कुछ इस तरह का काम कर रहा है, जन्मा हुआ, तो वो उसको भी उसी कैटेगरी में माना जाता है। और कई ऐसे राजा हैं जिनका जिक्र ऋग्वेद वगैरह में हुआ है, जो जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो उनका जो परिवार था जहां उनका जन्म हुआ वो शूद्र परिवार था, लेकिन वो राजा हुए। बाकी मौर्य और गुप्ता वगैरह का जिक्र करने की जरूरत नहीं, तमाम कुछ इतिहास में लोग जानते हैं। अब इस मान्यता के साथ जब अम्बेडकराइट की हम बात करते हैं, जब हम सोशलिस्टों की बात करते हैं, तो अब फिर लोहिया का भी जिक्र करना पड़ता है। और लोहिया राम को आदर्श मानते थे। हिंदू धर्म की जो कट्टरता है उसके वो विरोधी थे, लेकिन वो उदार हिंदुत्व, राम को तो एक तरीके से समाजवादी, पहला समाजवादी जैसा नेता, समाजवादी व्यक्तित्व के तौर पे उनको स्वीकार करते थे, क्योंकि उन्होंने चित्रकूट में रामायण मेला भी शुरू किया। अब ये सारी चीजें या इससे और ज्यादा बहुत सारा मटेरियल हमारे गांव के तमाम लोगों के पास है, जिनको आप समझते हैं कि ये
शूद्र हैं। और आजाद भारत में तो कुछ गांवों में जरूर इस तरह की घटनाएं यदा कदा सुनने को मिलती हैं, और वर्चस्व की जंग गांव में चलती रहती है। वो बिटवीन जनरल कास्ट भी चलती है, बिटवीन जनरल कास्ट ओबीसी भी चलती है, बिटवीन ओबीसी भी चलती है, और बिटवीन दलित और पिछड़ा भी चलती है। और दलितों में भी वर्चस्व की जंग बड़ी स्ट्रांग चलती है। वहां भी जाति व्यवस्था में मनुवाद वहां भी है, क्योंकि परस्पर एक दूसरे के परिवार में शादी न करने की स्थितियां हैं। यही स्थिति पसमानदा में भी है, जो पिछड़े समुदाय के मुस्लिम भी हैं। अब एक और चीज है, मैं जब से ये चल रहा है तो मैंने तमाम लोगों से नए सिरे से बात करने की कोशिश की, और बहुत से लोग जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के हैं, हमने उनसे बात की, तो उन तमाम लोगों ने कहा कि हाँ चर्चा तो है, लेकिन लोग जेब में रामचरितमानस का गुटका मतलब एक छोटी सी रामचरितमानस लेके चलते हैं, और उससे उनको एक आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है और लोग उसे रखते हैं। तो राम तो कहीं है नहीं इस विवाद में। जो चौपाई है वो समुद्र के द्वारा कही गई है, और ये चौपाई उसमें लिखी है, सबको मालूम है, लेकिन वो इसे स्वीकार करते हैं, और उन्होंने कोई इस पे ऑब्जेक्शन है, लेकिन इस तरह का ऑब्जेक्शन नहीं कि उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा। अब ये परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों, ये मोटी मोटी लाइन मैंने इसलिए अम्बेडकर का जिक्र किया कि एक मोटा मोटा खाका हमारे दिमाग में आ गया। अब समाजवादी पार्टी ने जो शूद्र आंदोलन शुरू किया है, ये कैसे कन्वर्ट होगा पॉलिटिकल, इसका पॉलिटिकल ट्रांसलेशन कैसे होगा, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। क्योंकि जो जातियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो बहुत ज्यादा विभाजित है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में मेरा ऐसा मानना है कि पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग के कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, बल्कि जाति का कॉन्सेप्ट आ गया। ये जो पहले से जनरल जातियों में, जो जनरल कास्ट की जातियां हैं, उनमें पहले से ये मौजूद था। यानी वहां क्षत्रिय अलग वोट करता है, ब्राह्मण अलग, और कायस्थ अलग वोट करता है, वैश्य भी अलग तरीके से सोचता है। उनकी चॉइस अभी आजकल बीजेपी नजर आती है, लेकिन हर विधानसभा क्षेत्र में या हर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी ही है, किसी एक जाति की चॉइस ऐसा नहीं है। बहुत जगह अंतर है, और बहुत जगह पे लोग अपने हिसाब से वोट करते हैं। जैसे आप प्रतापगढ़ में देख लीजिए, जो रघुराज प्रताप सिंह का इलाका है, राजा भैया का, वहां पे क्षत्रिय भाजपा को वोट नहीं करते हैं, वो राजा भैया को वोट करते हैं। ऐसे ही बहुत सी जगहों पे बहुत सी चीजें हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में जो राजनीति का रास्ता निकालने की कोशिश है, या शूद्र शब्द के सहारे जो हाईवे बनाने की तैयारी है, वो बहुत ही ज्यादा जटिल है, और इसकी जटिलता का कोई सरल समाधान नहीं है। और इसके लिए जो पॉलिटिकल जो विजन चाहिए और जो विल पावर चाहिए, और जो इसमें निर्णय लेने की क्षमता, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। मैं समझता हूं कि बीजेपी इससे बहुत ज्यादा अलर्ट नहीं है, या बहुत ज्यादा इससे चिंतित नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि ये पानी के बुलबुले की तरह उठा है, नीचे बैठ जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि ये सोशल मीडिया का दौर है, और इसमें कोई चीज अगर चलती है 2-3 महीने तक चलती है, फिर भी इको करती रहती है, तो इम्पैक्ट इसका कैसे होगा। उन्होंने अपने दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को इसके लिए लगाया है, एक टीम बनाई है। और समाजवादी पार्टी हमलावर है, क्योंकि ये अपोजिशन में है, तो इनके पास प्रिविलेज है। तो इन परिस्थितियों में आगे का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, वो किस तरफ जाएगा, किस तरह से जाएगा, और कितना किसको फायदा देगा, ये अभी स्पष्ट नहीं है। अभी बहुत जटिल है इस राजनीति को, मतलब ये जो एक तरीके से एजेंडा सेट करने की कोशिश है समाजवादी पार्टी को, उसे राजनीति में कन्वर्ट करना। कासिम जी, मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि हम आज लगातार हम इस मुद्दे पर बात करें, लेकिन हम खासकर बीजेपी की तरफ से समझना चाह रहे हैं कि बीजेपी के लिए इस पूरे मुद्दे पर क्या है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लिए नुकसान है या बीजेपी के लिए फायदेमंद है? सैयद कासिम जी। रजत भाई, सबसे पहले तो विजय भाई ने जितनी तफसील से चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है, उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। और ये स्टडी मटेरियल जो है, ये बड़े बड़े नेताओं के पास नहीं होता। ये जो विजय भाई ने रखा है, और बहुत ही खूबसूरती से रखा है। अब मैं आता हूँ आपकी तरफ। बीजेपी को फायदा होगा कि नुकसान होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसी सवाल का जवाब विजय भाई ने पूरा दिया है। लेकिन ये कहा है कि अभी तय नहीं कि इसका फायदा सपा को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भाजपा को नुकसान होगा कि नहीं होगा। 2014 में मोदी के उदय के बाद और 2014 में मोदी के उदय से पहले, ये 2 पीरियड आते हैं। मोदी के उदय से पहले अगर आप देखिएगा तो जातियों का जो गठजोड़ था, जो टकराव था या मिलन था, या जातियों का जो एक वोट देने का पैटर्न था,
वो 14 से पहले जो था वो सबको मिल जाया करता था। बसपा भी पाती थी, सपा भी पाती थी, उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ। और कहीं ब्राह्मण मजबूत नेता होता था उसके साथ, जैसे अभी विजय मैंने कहा क्षत्रियों में कहीं रघुराज प्रताप सिंह और कहीं अभी भी धनंजय सिंह, और 3 ही सीट पे भाजपा की जमानत जब्त होती है और तीनों सीटें वो सीटें हैं जहां पे मजबूत क्षत्रिय लड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में मोदी का जब उदय हुआ तो जातियों का सब मामला टूट गया, और टूटने के बाद एक चीज बनी कि वो राष्ट्रवाद के नाम पर मोदी के साथ वो एक भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे कमल के फूल के निशान के साथ आ गया। इन लोगों को समझ में नहीं आया, विपक्षी के लोगों को, कि हम क्या करें। जो मोदी का जो उदय हुआ और जो पिछली जातियों की जो गोलबंदी थी सब टूटी, और सब के सब भाजपा की छतरी के नीचे आ गए, कमल का फूल उन्होंने पकड़ लिया। और उसी पिच पे जाने के प्रयास में लग गए, अखिलेश यादव हो या मायावती हो या कांग्रेस हो। वो भाजपा की मोदी की जो पिच थी उसपे उसको सॉफ्ट हिंदुत्व या सॉफ्ट कॉर्नर लेके उसी पिच पे जाने लगे, और लगातार जाते रहे और लगातार पिटते रहे। ये गलती से हुआ, जानबूझ के हुआ, या जैसे भी हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य, चूंकि ये मंडल आंदोलन से निकले हुए नेता है, 1989 में पहली बार विधायक थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया उसके बाद उसका जो इम्पैक्ट आया, उसके देखने के बाद उनको लगा, या उन लोगों ने समझाया, या जो बसपा से आया हुआ अम्बेडकरिस्ट पूरा एक तबका है, उसने अखिलेश यादव के साथ बैठ के जो उससे बात की होगी, मंत्रणा की होगी, और बताया होगा कि 89-90 के बाद एक ये जो उबाल था, जड़ था हिंदुत्व का, राम मंदिर आंदोलन के बाद, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद के बाद पूरे देश में था। और उस ज्वार में भी उत्तर प्रदेश में जनता दल जो वीपी सिंह और इनका था अजीत सिंह का, उसको 89 सीटें मिल गई थी उत्तर प्रदेश में। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री तो हुए थे, भाजपा की सरकार तो बनी थी, लेकिन वो मंडल का जो चेहरा थे, ज्योतिर्मय सिंह नेता विपक्ष हुए, मुलायम सिंह को 27 सीटें मिल गई थी, बहुजन समाज पार्टी को 12 सीटें मिल गई थी। ये उबाल के बाद ऐसा हुआ था 91 के चुनाव में। और बिहार में लालू प्रसाद यादव ने सरकार बना ली थी, भारतीय जनता पार्टी वहां उनको नहीं रोक पाई थी। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, दोनों राज्यों में ये जब चला तो मंडल ने उस कमंडल को रोका था। ये सारा जब भाजपा की पिच पे जाके खेल के और मोदी को घेरने की कोशिश और मोदी को पकड़ने की कोशिश, और मोदी के साथ उत्तर प्रदेश में योगी का तड़का भी लग गया, और घबरा गया विपक्ष, और उसने सोचा कि लाओ हम कुछ इधर से पकड़े उधर से पकड़े और हिंदुत्व के रास्ते पे उसी प्रयास करें, चलने की कोशिश करें। लेकिन मोदी ने अपने आप को पिछड़ा हूं, शूद्र हूं, और अपने आप को पिछड़े वर्ग में भी वो ले आए थे, तो वो उन्होंने जो ऑरा बनाया, वो इन लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा था। इस रामचरितमानस के बयान के बाद, स्वामी प्रसाद मौर्य के जो चंद्रशेखर बिहार के बयान के बाद आया, अखिलेश, जब तक अखिलेश ने इसको नहीं पकड़ा था तब तक तो लग रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य इसमें बैकफुट को जाना पड़ेगा और यह मामला आगे नहीं बढ़ेगा। अखिलेश ने जब शूद्र 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 शुरू किया और उसके बाद वो खुद चौपाई पे आए, तो वहीं से भारतीय जनता पार्टी जो है बिहार की तरह खामोश हो गई, और उन्होंने अपने सारे बड़े नेताओं से कह दिया कि आप इसमें नहीं बोलेंगे। जो हम लोग आप दिखा भी रहे हैं, हम लोग तमाम जगह पे देख भी रहे हैं कि कोई भी भाजपा का नेता, हद ये कि योगी आदित्यनाथ हो या दिग्विजय सिंह ये हो, आपके ब्रजेश पाठक होंगे, तमाम नेता कोई इस पे बोल नहीं रहा है। अकेले केशव मौर्य ने इसको पकड़ रखा, लेकिन केशव मौर्य को ये लोग घेर लेते हैं। मुझे लगता है कि ये मामला जिस तरह से अब ये लोग ले गए हैं, जो बात रजत भाई आपने अपने इंट्रो में कही थी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं के स्टिकर सारे दरवाजों पे लगे होते थे, ये 90-91 की बात है। और उसके बाद अब जब मोदी उदय के बाद ये हमने देखा, गर्व से कहो हम शूद्र, ये नारा इससे पहले नहीं लगा था उत्तर प्रदेश में। जैसा कि विजय भाई ने कहा, बसपा ने अपने उभार के समय में शुरुआती दौर में काशीराम ने इसी को इशू बनाया था, और उनके कैडर कैंप में ये सारी चीजें इस्तेमाल होती थी, और बहुजन समाज पार्टी यहीं से बढ़ी थी, इसी मुद्दे से बढ़ी थी। अखिलेश यादव बहुजन समाज पार्टी की पिच पे गए, बड़ा कटीला रास्ता है रजत भाई। काशीराम, मायावती या बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति आपको वो मंदिर और पूजा और अर्चना इन सब में नहीं मिलता होगा। अखिलेश यादव और ज्यादातर बसपाई जो था उसको आप नास्तिक मानिए, बहुत कम बसपाई उस जमाने के आस्तिक आपको मिलेंगे, ज्यादातर लोग नास्तिक हैं। अम्बेडकर मूवमेंट के कहने को बहुत हैं, लेकिन वो आप धर्मों के बारे में उनकी टिप्पणियां जो होती हैं वो असहनीय हैं, उसमें तमाम तरह की बातें हैं जो कभी की जा सकती। तो अखिलेश यादव गए हैं, अखिलेश यादव ये कहते हैं कि मैं क्या कहते हैं मंदिर में आया हूं, महंतों के पास आया हूं, धर्माचार्यों के पास आया हूं,
और मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ, मुझे बुलाया गया, मैं आया हूँ और भाजपा वाले हमको रोक रहे हैं। वो देखिए भाजपा वाले गुंडे हमको रोक रहे हैं। और दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं धर्माचार्य जो है वो क्या कहते हैं आतंकी हैं, उसके बाद उनके बारे में जो शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है धूर्त है, और ये भी चल रहा है। देखिए ये जो अभी विजय भाई ने जो बात पूरी कही, जहां तक मेरा अपना तजुर्बा है, जितना मैं जानता हूं, आप तो भारी तलवार पे नहीं चल सकते। अखिलेश यादव को अगर शूद्र पकड़ना है तो शूद्र के लिए जो बातें डॉक्टर अंबेडकर अपनी दूसरी किताबों में, दूसरी लेखनियों में कह गए हैं, उनको पकड़ना पड़ेगा। और आपको उसी रास्ते पे जाना होगा जो रास्ता काशीराम ने पकड़ा था, और वो अखिलेश यादव उनके समर्थक वर्ग के लिए असंभव है उस रास्ते पे अखिलेश का जाना। क्योंकि जैसे विजय भाई ने कहा कि वो बहुत जबरदस्त कट्टर किस्म का धार्मिक होता है जो अखिलेश का समर्थक वर्ग है, विशेषकर जो इनका अपना हिस्सा एटा, इटावा, मैनपुरी और ये वाला पूरब का मैं मान सकता हूँ, आजमगढ़, गाजीपुर, और यहाँ पर पेरिया लड़ाई का भी असर है। रमाकांत यादव, उमाकांत यादव भी, वो लोग भी जो है वो बहुत ज्यादा इस तरह की जो धर्मों के वो है उसको पालन नहीं करते हैं। बिहार से लगा हुआ है, वो स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन अखिलेश यादव की अपनी जमीन जो है वो आस्था पे टिकी हुई है, और उस आस्था पर चोट अगर पहुंचती है तो बहुत दिनों तक अखिलेश यादव सर्वाइव कर पाएंगे, इससे मुझे शक। हाँ, अगर अखिलेश यादव इस पे बने रहते हैं, रुके रहते हैं, टिके रहते हैं, और जिस तरह से उन्होंने अपने कदम को बढ़ाया है उस तरह बढ़ाते रहते हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को जरूर इसका फायदा मिलना शुरू हो गया है। और अब एक डॉक्टर साहब आ गए हैं, पटेल साहब, उन्होंने मैं शूर लगा के पूरे गर्व से कहूं मैं शुरू कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी को आज की तारीख में बहुत जबरदस्त नुकसान हो रहा है इसका, आज की डेट में। बसपा का जो समर्थक वर्ग जो बचा हुआ उनके पास 12-13% है, वो उसी विचारधारा का है जिस विचारधारा की अखिलेश यादव की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से हमलावर अंदाज में बात हो रही। लेकिन साथ में ये भी है कि अगर अखिलेश यादव इस मुद्दे को कैश नहीं कर पाए और अखिलेश यादव बीच में कहीं उन्होंने पिच बदलने का प्रयास किया, कोशिश की, तो फिर ये मतदाता वर्ग जो है वो जो जिसके दिमाग में आप ये चीजें भरेंगे, और इनके जहन में जो चीज है, मैं विजय भाई से जरूर इस पर टिप्पणी चाहूंगा अमीश भाई, कि ये 2024 में जनवरी में जो राम मंदिर जब खुलेगा, जो उसका भव्य दर्शन कार्यक्रम होगा, नए मंदिर का निर्माण जो हुआ है, उससे पहले जो एक गर्म किया जाएगा माहौल, उसको रोकने के प्रयास के लिए इन्होंने ये किया होगा कि रामचरितमानस को जब टारगेट कर लेंगे तो गांव गांव रामचरितमानस का जो पाठ होगा, शुरुआत यहां से की है, उसके बाद आगे इसको लेके जाएंगे, और उसमें कुछ शंका पैदा कर दें हम पिछले वर्ग में, जिससे वो उबाल जो 2024 जनवरी में जब राम मंदिर के दर्शन के लिए खोला जाने के बाद उबाल एक पैदा होगा, जो एक आस्था का जिसको कहते हैं समंदर जो है लहरें लेगा, उन लहरों को कुछ हम थपथपा के रोकने का प्रयास, मुझे लगता है कि ये इनका पहला कदम। अगर अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी इसको उस तरह ले जाती है जैसे काशीराम और काशीराम के साथ नीचे की जो टीम थी वो करती थी, तब तो भाजपा को नुकसान जरूर पहुंचेगा और उसका फायदा इनको होगा। लेकिन अगर वो इसी तरह से बैलेंस रहे कि साहब हम मंदिर भी, महंत भी, संत भी, धर्मात्मा भी, और साथ में ये सवाल भी, मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है ये इसको अमल में अमली जामा पहना पाना। हमेश जी आप सवाल नहीं, लेकिन मैं आपसे भी लेना चाहता हूँ। दरअसल जो बात कही जा रही है कि बड़ा कठिन है ये डगर। अब मैं कठिन डगरों की बात की जाए तो ये बड़ा मुश्किल लगता है कि ब्राह्मण और दलित एक साथ आ जाए। मायावती ने करके दिखाया। ये बहुत कठिन लगता है कि ठाकुर, यादव और मौर्य, कुर्मी सब एक साथ आ जाए। बीजेपी ने करके दिखाया। तो जो अखिलेश यादव ने राह पकड़ी है, जो उनके एक ब्राह्मण नेता हैं, जो उनके अप्रोच अलग है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि मैं रामचरितमानस का विरोध नहीं करता, मेरा धर्म ग्रंथों से कोई विरोध नहीं है, मुझे चौपाइयों पे आपत्ति है, और जो मुझे मेरे निकलने के बाद गंगा जल से धोया गया, जिस बात की कोई वो अपने मुंह जबानी कहते हैं, यानी खुद ही कहते रहते हैं कि उसके बाद धोया, क्या मैं शूद्र हूं। और उसके अलावा जो एक अग्रेसिव पॉलिटिक्स है वो उन्होंने अपने स्वामी प्रसाद मौर्य और उन नेताओं को दे रखा है, सुनील साजन जैसे, जो उन बिरादरियों से आते हैं और जो इनकी पॉलिटिक्स करते हैं। तो आपको क्यों नहीं लगता कि अखिलेश यादव जो ये कर रहे हैं वो भी एक सफल पॉलिटिक्स हो सकती है? और क्योंकि बीजेपी बिल्कुल शांत है इस पर। नहीं रजत, मुझे तो बिल्कुल लगता है कि ये एक सफल पॉलिटिक्स हो सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव इससे पहले ये करके दिखाने का एक संकेत दे चुके हैं कि वो ये करने में कामयाब हो रहे हैं। जो 2022 के विधानसभा चुनाव के डेटास को जब आप देखेंगे
तो जिन जातियों के बारे में कहा जाता था कि ये जातियां समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करती हैं, वो इसलिए क्योंकि यादव एग्रेसिव रहते हैं, इस वजह से वो जातियां दूर हो जाती हैं, वो अति पिछड़ी जातियां हैं या दलित जातियां हैं, लेकिन उनका भी वोट मिला अखिलेश यादव को। और हालिया मैनपुरी चुनाव हो, खतौली का उपचुनाव हो, इन दोनों जगहों पर भी देखा गया कि अच्छी खासी संख्या में वोट मिले। अब जिस ब्राह्मण और दलित एकता की बात करते रजत मायावती से आपने शुरुआत की थी, असल में ब्राह्मण के लिए हमेशा से फेवरेबल पार्टी उत्तर प्रदेश में या तो कांग्रेस रही है और या तो कांग्रेस के बाद वो भाजपा रही है। ब्राह्मण का कभी कंफ्यूजन में नहीं रहा ब्राह्मण मतदाता उत्तर प्रदेश को का अगर हम बात करें तो वो हमेशा से रहा है नेशनल पार्टियों के साथ, चाहे वो कांग्रेस या चाहे बीजेपी। हाँ, ये जरूर बात है कि जब उसके मनमाफिक सियासत हुई है, जैसे मायावती ने ये जब अपनी परंपरा को बदला तो वो मायावती के साथ कुछ हिस्से में चला गया। 2012 में जब एक अखिलेश नई सियासत करते हो नजर आया तो कुछ हिस्सा ब्राह्मणों का अखिलेश के साथ चला गया, लेकिन ब्राह्मणों का बड़ा वोट बैंक जो है वो हमेशा से बीजेपी के साथ रहा है। पहली बात तो ये। और 2014, 17, 19, 22 ये चारों की हार जब अखिलेश यादव को मिल गई तो मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव इस बात को समझ चुके हैं कि पहले तो जो कुछ राजपूत जो मठाधीश नेता उनके साथ थे, जिनकी वजह से राजपूतों का वो वोट पाए जाया करते थे मुलायम सिंह के जमाने से, वो भी अब उनके हाथ से निकल गया। ब्राह्मण की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो अखिलेश अब प्योर जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हम जिसको कहते हैं अकादमिक भाषा में अगर हम बात करें तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के का जो एक्शन फॉर्म है कि इस तरह के बयान शूद्र, पिछड़ा, दलित, इस तरह की राजनीति पर उतर आए हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य का आपको याद होगा कि जब पहले दिन स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया तो सब लोग, सारे पत्रकार अखिलेश यादव को ट्रैक करने लगे कि अखिलेश जी से इस पर कुछ टिप्पणी करा ली जाए। अखिलेश जी सब ये मानकर चल रहे थे कि अखिलेश यादव इसके खिलाफ बात करेंगे और ये कह देंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है और उससे वो कन्नी काट लेंगे। लेकिन अखिलेश यादव तो इसके उलट और एग्रेसिव हो गए। तो इसका क्या अंदाजा लगाया जाए? इसका अंदाजा तो एकदम साफ है कि उनको जो उनके रणनीतिकार हैं या अखिलेश यादव को भी सियासत में आए हुए 20 साल से अधिक, संभवतः 20 साल तो हो ही गए होंगे, 2 दशक की सियासत उन्होंने भी देख ली है। मुलायम सिंह यादव की स्कूल से निकले हुए अखिलेश यादव और उनसे ही दांव पे सीखा है। तो अखिलेश यादव बिल्कुल ये बात भांप गए हैं कि उत्तर प्रदेश का सवर्ण मतदाता उनके साथ में नहीं है और ऐसा कोई लक्षण आने वाले समय में नहीं है कि वो सवर्ण मतदाता उनके साथ आए। तो जो हमारे साथ नहीं, अगर वो थोड़ा नाराज भी हो जाता है रामचरितमानस की टिप्पणी से तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। लेकिन जो कासिम सर एक बात करते, बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि बसपा को बहुत नुकसान हो रहा है क्योंकि जो 12% वोट बसपा के पास बचा है वो कट्टर वोट है, बसपा का काडर वोट है, जो कि इसी तरह के विचारों से ओतप्रोत है। खास करके वो युवा जो नए दलित तबके से उभर रहे हैं और युवा जो आप देख रहे हैं कि कैसे चंद्रशेखर आजाद उन युवाओं के एक आइकॉनिक हीरो टाइप से उभर कर सामने आए हैं पिछले कुछ सालों में, वो भी आज अखिलेश यादव के साथ में है। तो चीजें फेवरेबल नजर आ रही हैं। लेकिन विजय सर की जो टिप्पणी थी कि ये चीज कितना दूर आप ले जाएंगे, क्योंकि मानस में तो रामचरितमानस की बात कर रहे हैं तो समाज के मानस में तो चीज ये आद्योपांत व्याप्त है ना, वो तो जान रहा है इस बात को कि ये चौपाई इसमें है। तो भी आप अगर गांव देहात से हम सब लोग आते हैं, हम देखते हैं कि जब रामचरितमानस का पाठ होता है तो एक क्रॉस कास्ट जो है उस पाठ में बैठता है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई मजीरा बजा रहा है। तो ये बड़ा एक जटिल मसला है कि इसका राजनीतिक फायदा कितना अखिलेश यादव को मिलेगा। लेकिन वैचारिक तौर पर अखिलेश यादव एक लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में तो जरूर नजर आ रहा है। रजत, तो मैं अपनी टिप्पणी के साथ में चाह रहा हूँ कि विजय, अगर आपके पास कोई सवाल हो तो, या मैं विजय सर से सवाल लूं? नहीं, अनिल जी आप सवाल लीजिए अपने। जी विजय सर, जैसा कासिम सर कह रहे थे कि चूंकि हमारा आज डिबेट का जो सेंटर पॉइंट है वो बीजेपी है, कि कैसे बीजेपी की क्या रणनीति है, बीजेपी कैसे इसको टैकल करेगी। लेकिन कासिम सर ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि मायावती के वोट शेयर वाली, कि मायावती का जो वोट शेयर खतरे में पड़ जाएगा अगर अखिलेश यादव फॉर्मली इस तरह के वैचारिक जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर डट गए तो। सर लेकिन ये तो एक मसला ये भी है ना कि जो बसपा का वोट था वो बड़ा हिस्सा बीजेपी लेकर गई थी 2022 के चुनाव में। जब मायावती शांत हुई तो जिसे बीजेपी का, कल हमारे पास सीएसएसपी के प्रोफेसर संजय कुमार बैठे थे, उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण डेटा दिया कि बसपा का वोट शेयर 9% गिरा और अखिलेश और एनडीए और सपा गठबंधन के बीच में 9% का फर्क है।
आप इसको ऐसे भी समझिए इस राजनीति को। तो ये तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि अगर अखिलेश यादव बीएसपी के वोट पर इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, तो जो 2022 में बीएसपी का कैडर बीजेपी की तरफ मुड़ा, वो हो सकता है कि 2024 में अखिलेश यादव की तरफ मुड़ जाए। इसको असल में बाकी चैनल से यहाँ चूंकि डिबेट थोड़ा अलग होती है, थोड़ा एकेडमिक भी हो जाती है, थोड़ा तार्किक भी हो जाती है, क्योंकि अपनी बात रखने का मौका होता है और टोका टाकी उस तरह की होती नहीं। देखिए, इसमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कैसी है, मैं आपको एक उदाहरण से बताऊं। जिस रजत जी ने जो जिक्र किया, नाम सही ले रहा हूं ना, रजत जी हैं, रजत जी ने टिप्पणी की थी कि बसपा को ब्राह्मणों ने वोट किया या ब्राह्मण बसपा मिलकर साथ में सरकार बनाते हैं बहुमत की, लेकिन बाद में बसपा का पतन हो गया। पतन हुआ क्यों? बहुत एक बारीक लाइन थी दोनों के बीच में तालमेल बनाने की। मैं आपको बताऊं अमीश जी, जब 2005 और 6 के दरमियान जब ये इनके ब्राह्मण सम्मेलन होते थे बसपा के, तो मैं ज्यादातर सम्मेलनों की रिपोर्ट लेता था कि क्या हो रहा है। वहां होता ये था कि ये भी सही है कि ब्राह्मण और दलित एक साथ चेयर पे नहीं बैठते थे, चारपाई पे या तखत पे नहीं बैठते थे। या तो ब्राह्मण नहीं बैठने देता था, या तो दलित खुद ही कह देता था कि नहीं आप बैठिए, हम आपके साथ नहीं बैठेंगे, हम सब अलग बैठ जाते हैं। लेकिन उन सम्मेलनों में वो एक तरीके के सामाजिक आंदोलन के सम्मेलन थे, समरसता सद्भाव वाले, और अद्भुत समरसता, अद्भुत सद्भाव उसमें मुझे दिखा। और जो एकता, अच्छा वो चूंकि पहला प्रस्फुटन था, उत्तर भारत में खासतौर पर उत्तर प्रदेश में कोई सामाजिक आंदोलन का इतिहास नहीं मिलता है। कबीर का जिक्र होता है, लेकिन कबीर गाए जाते हैं, समझे जाते हैं, लेकिन उसका कोई मनोवैज्ञानिक असर हमारे समाज पे उस तरह से नहीं पड़ा, सिवाय इसके कि सब अच्छे हैं। एक जनरल अवधारणा पूरे उत्तर प्रदेश में है कि हर धर्म अच्छा है और हर पंथ, हर विचार अच्छा है, हमें उसका स्वागत करना चाहिए। 4-5-6 में जो ये बीएसपी ने ब्राह्मण जोड़ो अभियान चलाया, वो एक मुझे लगता था एक सामाजिक आंदोलन है और बहुत ही स्ट्रांग असर इसका जाएगा। साथ में सरकार भी बन गई, बहुमत की सरकार आ गई। सरकार बनने के 6-8 महीने बाद रसोइयों की भर्ती हुई स्कूलों में बच्चों के मिड डे मील के लिए, और उसमें काफी संख्या में दलित रसोइयां भी भर्ती हुई, महिलाएं। कन्नौज जिला है उत्तर प्रदेश का, और कन्नौज में कुछ ब्राह्मणों के, दकियानूस ब्राह्मणों के गांव में उन दलित रसोइयों का विरोध शुरू हुआ। कुछ चंद गांव में, पूरे प्रदेश में नहीं, सबसे पहले कन्नौज में हुआ, कुछ चंद गांव, 2-3 गांव में। और उन दकियानूस ब्राह्मणों को समझाने के लिए बसपा ने अपनी टीम नहीं भेजी। जब वहां प्रतिरोध की खबरें आई, थोड़ा सा रेजिस्टेंस हुआ। वो एक्चुअली ये होता इसलिए भी है कि जो भाजपा वाला ब्राह्मण है या कांग्रेस वाला ब्राह्मण है, वो बसपा वाले ब्राह्मण को निशाना साधना शुरू करता है, तो वहां पे आंदोलन या माहौल बिगड़ता है। वो बिटवीन द ब्राह्मण्स था, कोई दूसरे से नहीं था। और मुझे नहीं लगता कि दलित रसोइयों को लेकर जितनी चिंता थी, उससे ज्यादा चिंता मुझे लगता है इस बात की थी कि ये ब्राह्मण बीएसपी में चला गया, बीएसपी की सरकार है, आगे हमें इसकी सरकार नहीं बनने देनी, इसलिए हमको ये मुद्दा यहाँ गड़बड़ कर देना है। उन लोगों ने गड़बड़ किया और मायावती ने दलित रसोइये विड्रा किए, और वहां पे ये जो सद्भाव, समरसता, सामाजिक आंदोलन का जो माहौल था, मुझे लगता है वहां से गड़बड़ हो गया, और वहां से बसपा का भी नुकसान, भारी नुकसान। और 2009 तक आते आते, 2010 तक आते आते बसपा को लगा कि ब्राह्मण को साथ लेने से हम बहुमत में तो आ गए, लेकिन हमारा बहुत नुकसान हो रहा। और ये जो बसपा की लीडरशिप में के दिमाग में घुसा, और लोगों ने घुसेड़ा। किन लोगों ने घुसेड़ा? जिनको लगता था कि अरे पार्टी तो हमने बनाई, अब मंत्री बनने के लिए ब्राह्मण भी आ गया यहाँ पे। इस तरीके की जो बातें होती हैं, उसको वो हैंडल नहीं कर पाए और नुकसान हो गया। अब यहाँ पे कोई शूद्र वाला माहौल नहीं था, जबकि ये बसपा वो थी जिसके शुरुआती कार्यक्रमों में, राजनीतिक कार्यक्रमों में तिलक तराजू और तलवार वाले नारे चला करते थे। भले ही पार्टी उसको एंडोर्स करती है, नहीं करती है, लेकिन वो नारे थे और नारे लोग सुनते थे। और कांशीराम जी इस बात के, मनुवाद के, और मायावती जी अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनुवाद के खिलाफ ही बोलती थी, ब्राह्मणवाद के खिलाफ ही बोलती थी। अब ब्राह्मणवाद का शब्द और प्रसंग कुछ भी हो, लेकिन उसका मैसेज यही जाता था पंडितों के खिलाफ, भले ही वो खिलाफत आंदोलन टाइप का हो कि खलीफा के पक्ष में आंदोलन था और खिलाफत अंग्रेजों की मान ली गई। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, ये समाज में चली।
वहां पे कोई, इसके बावजूद कि वो नारे थे, इसके बावजूद ब्राह्मण को कोई संकोच नहीं हुआ, वो दलितों के साथ गया, क्योंकि उसको पॉलिटिकल चीजें लेनी थी। ठीक यही स्थिति, जहां कुछ लेने की स्थितियां पैदा होती है, वहां पे जाति वाला मामला तिरोहित हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। जाति का वर्चस्व तभी है, जैसे वोट के समय उम्मीदवार कभी नहीं कहता मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं कुर्मी हूं, मैं ठाकुर हूं और मुझे पैर नहीं छूना है। वो सबके पैर छूता है, सबके घर जाता है और सबके साथ विनम्रता से पेश आता है, सबकी गाली भी सुन लेता है और वोट चाहता है, वो अपने लिए वोट लेता है। पॉलिटिक्स यही है, और इस पॉलिटिक्स में आप रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे तो वो कैसे संभव है? अच्छा, दूसरा, बहुत लंबे समय तक यादव समाज और कुर्मी समाज अपने को क्षत्रिय ही कहता रहा, जब तक कि मंडल से आरक्षण नहीं आ गया। उसके पहले तक ये अपने को क्षत्रिय ही घोषित करते रहे, यदुवंशी क्षत्रिय और ये जो दूसरे हैं पटेल वंशी क्षत्रिय। और यहाँ बोर्ड भी लगा, जो होर्डिंग लगी तो उसमें नीचे कुर्मी क्षत्रिय महासभा लिखा गया था। तो ये जो चीजें हैं कि जो आप, अच्छा, श्रेष्ठता तो सभी को चाहिए, जिस भी व्यक्ति के पास संसाधन जुट जाएंगे, कामयाबी मिल जाएगी, वो उसको वही ब्राह्मण वाला माहौल चाहिए जो दूसरा कोई एंजॉय कर रहा होता है, वही एंजॉयमेंट सबको चाहिए। सोसाइटी की अपनी एक मनोविज्ञान है। हम विरोध तब तक करते हैं जब तक हम उस स्थिति में खुद को नहीं पहुंच जाते। यानी कि हर जाति उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को एंजॉय करना चाहती है जो पढ़ लिख कर थोड़ा आगे बढ़ती। आप किसी भी दलित IAS के घर जाइए, वो शूद्र कभी नहीं कहता अपने को, और न लोग उसको शूद्र कहते हैं। उसे एक सामान्य ब्राह्मण से ज्यादा उस कामयाब शूद्र जो ब्राह्मण के से बेहतर स्थिति में है, जिसने सिद्ध कर लिया प्रतियोगी परीक्षाओं को, सिद्ध प्राप्त संत हो गया, तो वो उसका सम्मान वैसे ही करते हैं। अब इसमें आपको राजनीति के लिए अपने मैटर निकालना है कि भाई कैसे हम राजनीति में अपने वोट में किसको कन्वर्ट करें। अगर ये आंदोलन था तो सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को चाहिए था कि बेटी उनकी इस्तीफा दे देती भाजपा से, और वो कह देती कि हाँ हाँ बीजेपी ने इसे बचाए रखा है, हम पार्टी से अलग हो रहे हैं, तो शायद एक माहौल बनता। आप राजनीति करेंगे शूद्र की और बेटी, और आरोप लगाएंगे बीजेपी पे, और वही आपके परिवार का एक हिस्सा बैठा हुआ है बीजेपी में। न केशव देव मौर्य की जरूरत है, न केशव प्रसाद मौर्य की जरूरत है। यहाँ तो संघमित्रा मौर्य खुद ही मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पे। और दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने पिछड़े और दलित चेहरों को आगे किया है इसका जवाब देने के लिए। मेरी जो जानकारी उस हिसाब से पार्टी ने कह दिया है कि तिवारी शुक्ला मिश्रा टाइप के जितने भी प्रवक्ता हैं उस पर नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगे वो दूसरे भिन्न होंगे। जैसे आज गुलाबो देवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा मैं शूद्र हूं और मुझे सम्मान हमेशा मिलता, प्रथम पंक्ति में हूं। तो ये जो रणनीति बीजेपी की है और जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थिति, अच्छा, कामेश्वर चौपाल का एक बयान आया, जिन्होंने राम मंदिर की नींव रखी थी 89। उस समय तो कोई इस तरह का मुद्दा था नहीं कि कोई शूद्र वाला मुद्दा 2022 में उठेगा। ठीक है, मंडल का मंडल था, लेकिन वहां जाति में जाति के वर्चस्व का नहीं था, बल्कि वो आंदोलन था आरक्षण का, वो आर्थिक लाभ का आरक्षण था, लाभ का आंदोलन था। वो इसमें नहीं था कि हमें सामाजिक व्यवस्था को सुधारना है। जो मंडल आंदोलन है वो राजनीतिक हिस्सेदारी, नौकरियों में हिस्सेदारी, समृद्धि में हिस्सेदारी का आंदोलन था, सामाजिक व्यवस्था को सुधारने का नहीं था। बल्कि हालांकि सर जो उसका पैमाना बना उसमें देने का, उसमें सामाजिक पिछड़ापन को भी शामिल किया गया था। हाँ, तो ये जो चीजें हैं, इन सामाजिक शैक्षिक ये आधार थे उसके। तो ये जो चीजें हैं इनको आप, आज कामेश्वर चौपाल ने कहा कि भाई ये जो लोग इस चौपाई को मुद्दा बना रहे हैं वो गलत है। मक्खियां और मधुमक्खी, और मक्खी का उन्होंने उदाहरण दिया, एक मधुमक्खी है और शहद तलाशती है, एक मक्खी है वो अपना भोजन तलाशती है। तो इस तरह की चीजें आगे चल रही। अच्छा, इस पे डिबेट आप करेंगे तो आप सेंट्रल पॉइंट क्या ले आएंगे कि भाई हमारे इस अभियान का जो सेंट्रल पॉइंट है। अब आप स्वयं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात सुनिए कि मैं राम और रामचरितमानस का विरोधी नहीं हूं, मैं एक चौपाई का विरोधी हूं। तो उस चौपाई को तो वैसे ही तिरोहित लोग मानते हैं, उसको महत्वहीन मानते हैं। आज से नहीं, बहुत पहले से उस चौपाई के लोग तरह तरह के विवाद शुरू हो रहे हैं। मतलब मेरा ये कहने का है कि कम्युनिकेट जो हो रहा है सोसाइटी में, वो इतनी वैरायटी ऑफ थॉट है कि कोई चीज तय कर पाना उसमें बहुत ही मुश्किल है। और राम जैसे विराट चरित्र के सामने जब आप कोई चीज खड़ा करेंगे, निर्गुण राम कबीर के जब उस तरीके से उनका प्रभाव नहीं हो पाया, और हुआ भी तो उनकी एक संप्रदाय जरूर बन गया। गांव में तमाम लोग कबीरपंथी होते हैं, गांव में भी होते हैं, लेकिन
वो राम, जहां निर्गुण राम आते हैं तो राम के प्रति उनकी धारणा बनी रहती है, और बहुत से लोग तो जानते भी नहीं कि कबीर के ना राम निर्गुण है कि सगुण है। तो ये जो स्थितियां हैं, इसको एड्रेस कैसे करेंगे, कैसे अपने लिए एक चौड़ा रास्ता बना पाएंगे सिर्फ एक चौपाई का विरोध करके? अगर अभी तो इस तरह की बात नहीं है, अगर 10 संत इकट्ठा होकर कह दें अरे भाई वो तो शूद्र नहीं क्षुद्र लिखा है, जैसा भी कुणाल किशोर ने कहा कि 18वीं सदी की एक रामायण उनके पास है, उसमें वो शूद्र नहीं क्षुद्र लिखा है। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट करती हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि बसपा का नुकसान होने वाला है, लेकिन बसपा का नुकसान सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है कि इस मुद्दे से, बसपा का नुकसान उनकी लीडरशिप एबिलिटी से, पार्टी के संगठन। म्यूट पर हो गया सर आप। का छोड़ के चले जाना, सांगठनिक गतिविधियों का शून्य हो जाना। दूसरा, 2007 से 12 के दरमियान जाटो समाज के साथ जिस तरीके से बसपा ने डट के खड़ी रही, बाकी और अति पिछड़े और अति दलित जो उनके साथ थे उनको राजनीतिक महत्व नहीं मिला जब बहुमत की सरकार थी। तो वहां से वो लोग वहां से टूटे हैं, कोई आज से नहीं टूटे हैं, कोई बीजेपी की वजह से नहीं टूटे हैं। और उस तबके के बड़े हिस्से ने अखिलेश को भी वोट किया था 12 में, और अखिलेश जी के साथ जो अति पिछड़े दलित उनके यहां से भागे, उनको लगा कि हम इस पार्टी में तो पर्टिकुलर किसी एक कास्ट की ज्यादा वैल्यू है, हमारे होने ना होने का कोई आशय नहीं है। तो उन लोगों को लगा कि यार कोई पार्टी होती है तो वहां धूमकेतु की तरह से नरेंद्र मोदी पैदा होते हैं, और नरेंद्र मोदी 2014 से जो उन्होंने, उनके साथ सब लोग जुड़े। अब आप यहां देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद सरकारी योजनाओं का लाभ डायरेक्ट लोगों को मिला। बेनिफिशियरी कौन हुए? यही लोग हुए, और लाभार्थी क्लास क्रिएट हो गया 2019 से 2022 के तक पहुंचते पहुंचते। तो लाभार्थी क्लास है कौन? आप हमें कहते हैं कि हाँ मैं शूद्र हूं, लेकिन आप मेरा ध्यान रखते हैं, तो मेरे लिए आप अच्छे हैं, या वो जो कह रहा है कि नहीं भैया शूद्र बहुत बुरी गाली है, तुम उनके साथ मत रहना? तो जाहिर है आदमी वहां जाएगा जहां आर्थिक लाभ उसे हो रहा है, तात्कालिक लाभ उसे हो रहा है, उसको आवास मिल रहा है, उसको घर के सामने बिजली, एक सोलर लैंप जल रहा है, उसके घर के सामने खड़ंजा हो जा रहा है, भले गैस न भराए लेकिन गैस सिलेंडर और चूल्हा उसके घर में है, कभी भी भरवाए, भले शौचालय इस्तेमाल न करे, टूटा फूटा से एक शौचालय उसके घर में कोई रिलेटिव आएगा उसका इस्तेमाल करेगा। तो संसाधन कौन दे रहा है? इसलिए ये इस लड़ाई में जब तक आर्थिक पहलू शामिल नहीं होंगे, राजनीति की दिशा में कामयाबी के लिए जरूरी है कि उसमें आर्थिक लाभ आप कैसे शामिल करा पाते हैं, जो केजरीवाल करते हैं, जो कांग्रेस कर्नाटक में करने जा रही है, जो कांग्रेस ने हिमाचल में किया। इस तरह की चीजें आपको पैकेज के तौर पे साथ में इनबिल्ड करनी पड़ेगी। तो जब आप आर्थिक पैकेज इनबिल्ड करेंगे तो वहां ये चौपाई अपने आप फिर गायब हो जाएगी मुद्दे से। जी कासिम सर, जैसा विजय सर बता रहे हैं कि ये बड़ा जटिल मामला है, और ये इतनी आसानी से अखिलेश यादव, बीजेपी इतनी आसानी से, जो बीजेपी ने अपना गठजोड़ बना रखा है इन जातियों पर, वो इतनी आसानी से हैंडओवर तो करने नहीं देगी। लेकिन सर मेरा एक सवाल ये है कि कांग्रेस ने भी तो मनरेगा चलाया ही था ना, उसका जो लाभ मिला था वो भी तो मजदूर कौन है जो उस दौरान इस तरह की चर्चाएं गांव देहात में होने लगी कि खेत में काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे, सब लोग मनरेगा के लिए सड़क खोद, मट्टी फेंक रहा, तालाब खोद रहा है, क्योंकि 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, कैश में पैसा मिल रहा था। हालांकि उसमें भी तमाम घपले घोटाले हुए। लेकिन 2013 में जब मोदी जी ने अपना चुनावी कैंपेन शुरू किया तो उन्होंने 2 नारे लगाए। एक तो अपने को गंगा पुत्र बता दिया, काशी पहुंच के कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, वहां से धार्मिक उत्थान का नारा लगाया, और दूसरा नारा उन्होंने लगाया कि मैं ओबीसी, मैं पिछड़े का बच्चा, और मुझे देश पार्टी ने इस लायक बनाया कि मैं प्रधानमंत्री उम्मीदवार हूं, और मैं पिछड़ों की बात, हित की बात करूंगा। तो ये एक बड़ा अपीलिंग नारा था, और इस वजह से पीएम मोदी का अपना करिश्मा था, जिससे पिछड़े समाज के लोगों ने खुद को एसोसिएट किया। यही काम तो अखिलेश यादव अब कर रहे हैं ना। अखिलेश यादव जैसे मनरेगा के बावजूद, कांग्रेस की उस तमाम सरकारी योजनाओं के बावजूद वो वर्ग छूट के कांग्रेस के हाथ से बीजेपी के पास पहुंच गया, क्योंकि पीएम मोदी ने खुद को अपना चैंपियन के तौर पर पेश किया उस वर्ग का। आज अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं शुद्र हूं, गर्व से कहो मैं शुद्र हूं, तो अखिलेश यादव खुद को उस वर्ग का चैंपियन की तरह पेश कर रहे हैं। और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 37% वोट पर खड़े हैं, जाहिर तौर पर एक बड़ी आबादी उनको फॉलो कर रही है।
तो अगर वो खुद को चैंपियन की तरह पेश कर रहे हैं तब तो ये बीजेपी के लिए खतरे की बात है। मैं मानता हूं, और मैं आपकी इस योजनाओं वाली बात में मानता हूं। मैंने हमेशा इस बात को रिजेक्ट किया है कि ये खाद्य और वितरण और ये सारी जो योजनाएं हैं इससे मोदी को वोट मिलता है। मैं इसको हमेशा खारिज करता रहा हूं उमेश भाई। और उसके पीछे मेरी दलील ये है कि अगर पूरे काम करता तो गाजीपुर में इसने काम क्यों नहीं किया, आजमगढ़ में काम क्यों नहीं किया, इसने जौनपुर में काम क्यों नहीं किया, इसने उन तमाम सीटों पे काम नहीं किया जहां जिन जनपदों में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, एक भी सीट भाजपा को नहीं मिली। मैं इस पे आता हूं, बिल्कुल सही आपने सवाल किया। देखिए, ऐसा ये समीकरण के चुनाव होते हैं। जातीय समीकरण अगर बुन लिया गया तो आपका फायदा, और जातीय समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने बुना, और भारतीय जनता पार्टी ने उस जमाने में बहुजन समाज पार्टी से निकले हुए बहुत से लोग ले गए। शायद आपको अमित भाई याद हो, मैंने अक्सर कहा है कि अमित शाह को जो चाणक्य कहा जाता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अमित शाह ने वही पूरा फार्मूला इस्तेमाल किया था जो काशीराम का था। और भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि दूसरी पार्टियों को 403 में 60-65 से लेकर 100 तक टिकट मुसलमानों को देने हैं, लोकसभा में भी 25 से 15 और 20 टिकट मुसलमानों को देने। भारतीय जनता पार्टी को उन 25 जगहों पर भी अति पिछड़ी जातियों के उन लोगों को टिकट देने का अवसर मिल जाता है जो दूसरी पार्टियां नहीं दे पाती हैं मुसलमानों की भरवाई के लिए। समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत ये आती थी, उसको यादव ज्यादा लगाने पड़ते थे। खैर, ये तो अलग बात हो गई। सवाल ये है कि अखिलेश यादव ने ये जो पिच तैयार की है जिसपे ये आगे बढ़ रहे हैं और जितने उस पे खड़े, देखिए, मैं पिछड़ा हूं, मैं शूद्र हूं, मैं दलित हूं, और मेरे खिलाफ ये चौपाई है, दूसरी चौपाई ब्राह्मणों के लिए ये है और तीसरी चौपाई ये। मैं इसको कितनी दूर तक आप ले जा सकते? अखिलेश यादव आज भी, मैं एक यूपी तक पे ये बात कह रहा हूं, आज भी पिछड़ों के हित की 10, आप एक सांस में, मैं कहता हूं अभी जाइए, मैं इस वक्त यूपी तक पे बोल रहा हूं, कल जाइए, कल तक वो याद करके अगर 10 मामले बता दें कि पिछड़ों को 10 ये जरूरतें हैं, नहीं बता पाएंगे। अखिलेश यादव ने पिछड़ों की राजनीति नहीं की। ट्विटर पे जो चीजें ट्रेंड करती हैं, सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग प्लेटफॉर्म होता है। अमीश भाई, हम और आप पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से देख रहे हैं, चाहे वो लेटरल एंट्री हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज में मैंने जैसे पहले कहा कि प्रोफेसर की भर्ती हो, चाहे 69,000 शिक्षक की भर्ती हो, चाहे ओबीसी की तमाम जो जगहों पे नियुक्तियां होनी ना होना हो। और अब तो एक चीज और है, ईडब्ल्यूएस को लेके पिछड़ों में बहुत ज्यादा रोष है। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ जा रही है उसको लेके, उन सब चीजों को अगर आप देखेंगे तो रोज बरोज ये मुद्दे उठते जा रहे हैं। ये वो इश्यू है जो विजय भाई की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जहां लाभ मिलेगा। सिर्फ इसलिए कि इन चौपाइयों में आपको ये लिखा हुआ है कोई आपके साथ आ जाएगा, मुझे इस पे शक है, संशय है। जो मैं आपसे कह रहा था, काशीराम अगर इस मामले को लेके आए थे तो साथ में कहते थे मैं तुम्हें सत्ता दूंगा, ये कह रहे हैं कि नहीं बनोगे, मैं बनाऊंगा। ये कह रहे हैं तुम नहीं हो, मैं तुम्हें मंत्री बना दूंगा। तो वो एक लालच था उनके पास कि आत्मसम्मान होगा, सत्ता होगी, हम भी बराबरी गैर बराबरी खत्म होगी, हम भी उसमें आएंगे। और उन्होंने जब सरकार बनाई उसको करके उन्होंने उसको साबित किया, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत डरावना है ये मुद्दा, क्योंकि ओबीसी का स्लिप होना भारतीय जनता पार्टी का सत्ता से बाहर जाना है, पहली। दूसरी बात, जो आपकी अपनी ओपिनियन है, जो आपका अपना, जो आपने सर्वे किया है, वो जिस बात को तरफ इशारा कर रहा है, अलार्मिंग है। मैं बार बार कह रहा हूं, अलार्मिंग है। इंडिया टुडे का जो ये आया है, जो महापोल आपने किया है, इस महापोल में अगर यूपी की 70 सीटों में 40 के अलावा 30 पे भी चोट लग गई तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेक टू नेक केंद्र में आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश से अगर ये हवा चल गई तो फिर इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने ये बिल्कुल फैसला कर लिया कि जैसा आपने पहले कह दिया कि हमको क्षत्रिय मिलना नहीं, ब्राह्मण मिलना नहीं, दूसरा वोट मिलने वाला है नहीं, तो हम क्यों इनके पीछे खड़े हो। हम इस समाज के लिए एक मजबूती से एक लाइन उन्होंने शुरू की, रामचरितमानस से, मैं शूद्र से। अब उसके बाद इस मुद्दे को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। पढ़े लिखे जो दूसरे समाज, जो इनके लोग हैं, जिनको ट्विटर पे आप सक्रिय देखते हैं, जो बहुत ही शार्प लोग हैं, मैंने खुद देखा है, करीब से देखा है कि ये वो लोग हैं जो पार्लियामेंट की तकरीरें बैकवर्ड के अच्छे एमपीओं के लिए लिखते हैं और एक आध तकरीरें बहुत वायरल हैं। तो अगर उस लाइन पे ये जाते हैं तो मुद्दे भी उठाएंगे, फिर मुद्दे वो अपीलिंग होंगे। ये मैं राशन को मैंने न कल मुद्दा माना है, ना आज मुद्दा मानता हूँ। अमीश भाई जी, आप जो बात कर रहे हैं, मेरे कुछ सवाल है विजय जी, क्योंकि मैं लंबे समय से सुन रहा था। 2 बातें जो आप कह रहे हैं कि एक तो बहुत मुश्किल है, ये जो राह है उसमें लाभ जोड़ने की जरूरत है।
दो तीन बातें मैं कहता हूँ। एक तो बीजेपी के सामने अभी चुनौती ये है कि जो उन्होंने पिछली बार 16 सीटें गंवाई थी, जिन्होंने वो 14 कर चुके हैं 2 उपचुनाव में जीतकर, उनको वापस से जीते। जो बीजेपी बड़े तामझाम के साथ ये प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है कि हम इन 16 सीटों को जीतेंगे। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि अगर बसपा का वोट ट्रांसफर होता है, जो अखिलेश यादव ने ये मुद्दा छेड़ा है, उसमें ये भी बड़ा मुद्दा है कि बसपा का वोट उनके साथ ट्रांसफर हो, तो वो 16 सीटें एक तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मुफीद हो जाएंगी, वो उनको जीत सकते हैं, क्योंकि वहां पर जाति समीकरण अपने आप भारी हो जाते हैं। दूसरी बात, अखिलेश यादव का एक बयान बहुत चर्चित हुआ जब उनसे पूछा गया कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि भैया मैं राजनेता हूं और मेरा काम है चुनाव लड़ना। तो अखिलेश यादव ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ अगर कोई खड़ा है उत्तर प्रदेश में तो वो मैं हूं, मेरे पास 37% वोट है। अगर आप विधानसभा के चुनाव देखें तो बीजेपी को उन्होंने झटका दिया है, खतौली में उन्होंने बीजेपी को झटका दिया और मैनपुरी में झटका दिया। तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि जो अखिलेश यादव कर रहे हैं वो बहुत ही एक तरीके से इस राजनीति में वो फिट नहीं बैठते। अगर उन्होंने शुरुआत की, हो सकता है कल वो ईडब्ल्यूडी मतलब जो कोटा की बात हो रही है ईडब्ल्यूएस वाली, उस पर भी आ जाए। तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी के लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है अखिलेश यादव का इस तरह से आगे बढ़ना? क्योंकि अभी गठबंधन के रास्ते भी खुले हैं, क्योंकि राजभर भी अभी उधर मुंबई में जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं बीएमसी को लेकर, तो कुछ और चीजें बदल सकती है। मैं तो लगातार रजत भाई ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अलार्मिंग है, लगातार ये बात कह रहा हूँ हमेशा। मैं विजय जी से पूछ रहा था ये सवाल। जी जी। देखिए, अगर कोई गोलबंदी जैसी सिचुएशन पैदा होती है तो बीजेपी के लिए बिल्कुल अलार्मिंग। लेकिन अभी हाल में जो सबसे बड़ी गोलबंदी उत्तर प्रदेश में दिखाई दी थी वो थी जाट समुदाय की बीजेपी के खिलाफ होने वाली गोलबंदी, जिसकी आशंका बहुत स्ट्रांग थी। 22 के चुनाव में उसका पूरा असर दिखाई देना था, लेकिन जाट बहुल क्षेत्रों में बीजेपी भी जीती, यानी वो गोलबंदी राजनीतिक गोलबंदी के तौर पे नहीं हो पाई। जबकि किसान आंदोलन के समय वो बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रही थी और लगा था कि काफी नुकसान हो जाएगा। दरअसल जिस पैरामीटर पे पॉलिटिक्स हो रही है अपोजिशन की, उस पैरामीटर में बीजेपी भी के पास भी काफी कंटेंट है, उनके पास भी काफी अच्छे लीडर हैं। ओम प्रकाश राजभर की जो भूमिका होगी या केशव देव मौर्य की क्या भूमिका होगी लोकसभा चुनाव में, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई संदेश दे देने भर से ही कोई चीजें हो जाती हैं। इसके लिए आपको मतलब आपका अपना जो ऑरा है, आपका पर्सनालिटी है और जो पीछे आपने किया है वो आगे आके खड़ा हो जाता है चुनाव के समय। आप विधानसभा चुनाव के दरमियान इन चीजों को आपने महसूस किया होगा या जनता ने महसूस किया होगा। अखिलेश ने बहुत अच्छा कार्ड प्ले किया है। यही बात मैं शुरू से कह रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, उसमें हुनर की जरूरत है। अगर वो अपनी उनकी टीम अच्छी होती है और अच्छे ढंग से प्ले कर पाएंगे तो निश्चित तौर पे उनको कामयाबी मिल सकती है। लेकिन आज का जो दौर है वो बोफर्स का आंदोलन खड़ा करके या बोफर्स के मुद्दे को खड़ा करके वोट ले लेना ये आसान नहीं, क्योंकि किसान आंदोलन में हम लोगों ने देखा, और किसान आंदोलन में ये भी देखा कि पंजाब में कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ, बीजेपी को नुकसान हुआ लेकिन कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना हम लोग असेस कर रहे थे। तो आज के दौर की जो चीजें हैं वो थोड़ा भिन्न है। और जो अगर आप कहेंगे कि भाई शूद्र शब्द को लेके आप पॉलिटिक्स करेंगे तो उसमें गुलाब देवी भी बोलेंगे, उसमें केशव प्रसाद मौर्य भी बोलेंगे, उसमें अनिल राजभर भी बोलेंगे, उसमें और जो इनके चेहरे हैं इनके साथ डटे हुए हैं वो भी बोलेंगे। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा पिछड़ा चेहरा वो नरेंद्र मोदी जी स्वयं है। तो अच्छा, फिर नरेंद्र मोदी जी के आसपास मतलब इस तरह का औरा भी नहीं, इस तरह के ब्राह्मण नेताओं का जमावड़ा भी नहीं है। न उत्तर प्रदेश की सियासत में अब वो दौर है भाजपा का कि जहां हर सीट पर ब्राह्मण चेहरे या क्षत्रिय चेहरे नजर आते हों। तो परिस्थितियां बहुत अलग हैं। जब आप अच्छा, अखिलेश जी का ठीक है, ये मुद्दा विधानसभा में ज्यादा इंपैक्ट डाल सकता था। लोकसभा में अखिलेश जी के पिताजी के प्रति नरेंद्र मोदी ने जो किया, भले ही पार्टी समाजवादी पार्टी कह रही भारत रत्न देना चाहिए, लेकिन पद्म विभूषण उनको दिया और किसी को उम्मीद नहीं थी। या उनको जिस तरीके से इन लोगों ने श्रद्धांजलि दी, जिस तरह से अपना जुड़ाव महसूस किया, जैसे हम लोगों को तो समझ में नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सम्मान किया मुलायम सिंह जी का, एक तरीके से उनकी पॉलिटिकल विरासत पे दावा भी ठोका।
मैनपुरी वो जीते, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन मैनपुरी की जीत कोई सामाजिक समीकरण की जीत नहीं थी। मुलायम सिंह का कद वहां खड़ा था। मुलायम सिंह की राजनीति, मुलायम सिंह का कृतित्व, व्यक्तित्व उस मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में खड़ा हुआ था, मजबूती से खड़ा था, और वो चुनाव रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीते हैं। हाँ, खतौली मॉडल की जब हम बात करते हैं तो वहां पे हमको देखना पड़ेगा, चीजें और अलग थी। उसको जब एनालिसिस करेंगे तो उसमें जो बीजेपी का प्रत्याशी था, सबसे पहली गलती आपको उसी की मिलेगी कि चुनाव में बीजेपी हारी क्यों, पता लगा कि भाई ये जो प्रत्याशी था उसकी सबसे ज्यादा गलती थी। हम ये नहीं कह रहे हैं, मैं बीजेपी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं परिस्थितियों को बता रहा हूं। अब आने वाले समय में एक प्रधानमंत्री पद का ये चुनाव होगा। बीजेपी वैसे भी इसको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरीके से लोकसभा चुनाव लड़ती है, तो ऐसे में नेशनल लेवल पे कोई विकल्प मोदी के मुकाबले अगर खड़ा होता है, तब तो अखिलेश यादव जी के इस काम का उनको भी ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन अगर नेशनल लेवल पे कोई ऐसा अलायंस नहीं बनता, कोई ऐसा विकल्प मोदी जी के सामने नहीं खड़ा कर पाते हैं, तो अखिलेश जी की मुहिम सीटों में ही सिमट के रह जाएगी कि चलिए ठीक है, हमारी सीटें पिछली बार इन्होंने जिस तरह से गिफ्ट की थी बसपा को, वो 10 सीटें इनके खाते में आ जाएंगी, 15 सीटें 25 सीटें 30 सीटें हम कहते हैं, जो भी सीटें मिलेंगी अखिलेश जी को मिल जाएंगी, उसका बेनिफिट होगा। लेकिन प्रधानमंत्री पद की जब दावेदारी आएगी तो जनता ये भी तो देखती है ना कि हम किसके लिए वोट दे रहे हैं और क्यों वोट दे रहे हैं। यहाँ पे आके जो यूपी की अपोजिशन पार्टी है, जो रीजनल फोर्स बनी हुई है, उसका नेशनल इंपैक्ट कितना होगा वो भी कैलकुलेट होगा। बिल्कुल विजय जी, जो आप बात करें, फिर कासिम जी एक सवाल मैं आपसे कह रहे थे कि ये देखना होगा कि क्या एक मतलब एक ध्रुवीकरण हो पाएगा, क्या एक चेहरा विपक्ष दे पाएगा। लेकिन जो अखिलेश यादव पॉलिटिक्स कर रहे हैं फिलहाल, आपको लगता है कि अखिलेश यादव ने अपने आप को चेहरों के तौर पर कुछ नए चेहरे जोड़ने, कुछ जो वो पिछले चुनाव में आपको लैकिंग दिखा कि अखिलेश यादव ही अकेले दिखाई दे रहे थे, अब वो उन लोगों को लेकर आ रहे हैं जो उनके बावजूद भी जगह जगह पर प्रचार कर सके, और वो सभी वो बामसेब से निकले हुए नेता टाइप है, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य कर लीजिए, दलित की बात कर लीजिए। क्या एक ऐसा ही विकल्प तलाशने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव, जिस तरीके से वो स्वामी प्रसाद मौर्य को लगातार प्रमोट कर रहे हैं, उनके पीछे खड़े। दूसरा सवाल मैं आपसे लूंगा, छोटे जवाब ही चाहूंगा कि आपको ये नहीं लगता जो आप बात कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ एक अच्छी बात है कि उनको मुसलमानों को, मतलब उनकी राजनीति के तौर पर, कि उनको मुसलमानों को टिकट नहीं देना होता, और कई ऐसी सीट होती है जहां पर सपा और बसपा की मजबूरी होती है। सपा अब इस मजबूरी को समझ रही है कि उसको ना तो राजपूत वोट कर रहे हैं, ना तो ब्राह्मण्स वोट कर रहे हैं, लगातार बीजेपी को ही वोट कर रहे हैं, तो क्यों हम उनकी पॉलिटिक्स में पड़े। हम अपना कैंडिडेट उतारे, वहां पर हम ओबीसी उतारे, वहां पर हम दलित उतारे, और हमको उसका फायदा मिले। कासिम जी। हाँ, हो सकता है कि अखिलेश यादव इस हद तक चले जाएं रजत भाई, लेकिन मुझे उनके करेज पे शक है। मुझे शक है कि वो जो है अपने उन टीम के करीबी लोगों को जो है वो टिकट देंगे, या उस तरह के मुलायम सिंह यादव के पुराने जो लोग हैं उनको टिकट नहीं देंगे। मुझे इस पे संशय है। हाँ, ये बात जरूर है कि अखिलेश यादव ने ये जो नई कार्यकारिणी बनाई है और उनको आगे भी किया, इंजीत सरोज को भी सदन में ले आए, उपनेता बना दिया, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे कर दिया, लालजी वर्मा को बढ़ा रहे हैं, रामाचल राजभर को बढ़ा रहे हैं, आर.के. चौधरी को भी उन्होंने लगा रखा है, 2-3 जिला जनपदों का दौरा कर रहे हैं। त्रिभुवन दत्त जो बसपा के बड़े मजबूत कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे, विधायक हैं, उनको आगे कर दिया है। के गौतम है, डॉक्टर इनका परिवार है, डॉक्टर बलराम का परिवार है। तो ये चीज तो है कि बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट से निकले हुए लोगों को अखिलेश ने आगे कर दिया, और वो लोग अगर इस तरह से आगे रहते हैं तो उसका फायदा तो निस्संदेह अखिलेश यादव को मिलेगा। बात ये है कि क्या मुस्लिम, देखिए उनका सबसे बड़ा वोट बैंक मुसलमान है, और मुसलमान जो है ये 20% 19% वोट जो उनको मिला है 34% में, वो 34% में 20% जो है वो तब तक आपके साथ नहीं है जब तक आप किसी के अलायंस में नहीं जाते हैं, और वो अलायंस कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए कि जिसमें कांग्रेस भी हो, क्योंकि केंद्र में मुसलमानों की पहली पसंद कांग्रेस हो जाती है लोकसभा के चुनाव में। और मुसलमान ने 10 साल मोदी की सरकार देख ली और दूसरा योगी का शुरू हो गया, तो बहुत ज्यादा मोदी हटाओ जैसी बात उसके दिमाग में अब आती भी नहीं है, वो जोश बल्कि अब तो उसके तमाम दूसरी बातें भी शुरू हो गई। तो जितना नुकसान ओबीसी के वर्ग में नाराजगी करके अखिलेश यादव पहुंचाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, रजत भाई मुझे लगता है कि उसकी भरपाई मुसलमान से वोट से हो ना हो, लेकिन मुसलमान के गुस्से की कमी से, जो रिएक्शन मुसलमानों का होता है मोदी के प्रति, उसके ना होने की वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में जो बात होती है उसमें मुझे लगता है कहीं इस बार आप कमी देखने को पाएंगे।
और ये चीज जो है मोदी ने जो शुरू किया है, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, अपने नेताओं के लगाम दी है कि आप इस तरह की बयानबाजियों से बचें। योगी भी कहते मिलेंगे आपको वाराणसी जाएंगे कि जाति और धर्म की जो राजनीति है उससे भला होने वाला नहीं है। मोदी भी कहेंगे हर मुद्दे में बयान देने से बचना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये कार्ड, उसका अल्टीमेट नुकसान समाजवादी पार्टी को ही होगा। बात अब 16 सीटों की जो बात कर रहे हैं, यूपी के 16 सीटें, अब 16 सीटों में जो है कि ऐसा कुछ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है हम और आप जो विश्लेषक के रूप में बैठे और बता दें कि अब तो सपा बसपा अलग लड़ेगी इसलिए ये 16 सीटें भी भाजपा की। मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि ये सीटें जो हैं जहां पे सपा बसपा एक होकर लड़ी थी, उसके बाद ये सीटें भाजपा को इन लोगों ने हरा दी है। तो वो गठबंधन ऊपर हो ना हो, मतदाताओं में वो गठबंधन जरूर हो जाएगा। जहां जिसका प्रत्याशी मजबूत होगा उसके साथ वो चला जाएगा, क्योंकि वहां के वोटों का परसेंटेज ऐसा है कि वहां भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है किसी एक प्रत्याशी के साथ जाके, और स्थानीय स्तर पे गठबंधन बना के वो लोग कर सकते हैं। वोटर्स का उसे गठबंधन कहा जाता है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को 70 वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं देखता हूं। मैं उसे रुकता हुआ पाता हूं, चाहे वो समाजवादी पार्टी रोक दे, कांग्रेस रोक दे, राष्ट्रीय लोकदल रोक दे, बसपा रोक दे, मैं उसको उस तरह से नहीं देखता हूं। मैं वोटर्स का जो वहां पर एक जो समीकरण है वो बताता है कि इन सीटों पे भाजपा को फिर रोका जा सकता है और स्थानीय स्तर पे लोग रोक सकते हैं। बात समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव क्या इन नेताओं का इस्तेमाल, अगर जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रदेश का नेता उन्होंने बना दिया है और अखिलेश यादव से गलती हुई नहीं थी। आप याद कीजिए विधानसभा के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य को, केशव मौर्य को उन्होंने डांट के जिस तरह से बात की थी, उससे कितना रिएक्शन हुआ था अति पिछड़े समाज में। पल्लवी पटेल से अगर जवाब दिलवाते तो असहज हो जाते केशव मौर्य, लेकिन अखिलेश यादव की जो खुद सब करेंगे, खुद आगे रहेंगे, खुद ही बोलेंगे, उस चीज में कमी आई है और ये एक अच्छे संकेत हैं। बदले हुए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ नया कर सकते हैं। नई सपा है, नारा देने से सपा नई नहीं हुई थी, लेकिन बदले हुए अखिलेश यादव की स्ट्रेटजी दी। आज मैं जिसके बारे में आप कहते हैं कि पूरे साल में सैयद कासिम सबसे बड़े अखिलेश के क्रिटिक के तौर पे उभरे, मैं क्रिटिक के साथ साथ ये बात फिर कह रहा हूँ, क्रिटिक की हैसियत से समझ लीजिए। बदले हुए अखिलेश यादव नई सपा है का नारा देके भैया तुझ पे जहां कुर्बान टीम से अलग हटके, अखिलेश यादव का नया रूप समाजवादी पार्टी के लिए अच्छे संकेत दे सकता है। लेकिन बस बात वही विजय भाई वाली है कि क्या ऐसा अखिलेश कर पाएंगे। रजत भाई बिल्कुल इस मुद्दे पर क्या बीजेपी के पास कोई कार्ड है? कि चर्चा हुबहू हालांकि बहुत हद तक अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स पर है, क्योंकि अभी ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या अखिलेश यादव जो पॉलिटिक्स शुरू कर रहे हैं क्या उसको वो राजनीति में टर्नओवर कर पाएंगे, फिर क्या उसको वोटों में टर्नओवर कर पाएंगे, बड़ा सवाल है। क्योंकि 2024 में उनके सामने ना सिर्फ ये चुनौती होगी कि उनके सामने पीएम मोदी जैसा चेहरा होगा उत्तर प्रदेश में, बल्कि उनको गठबंधन और तमाम समीकरणों को भी ध्यान रखना होगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए फिलहाल थोड़ी चुनौती है, और जो संकेत ये है कि बीजेपी की तरफ से आदेश है कि जो उनके बड़े नेता, मतलब जो उनके कथित तौर पर ऊंची जातियों के नेता हैं, जो एक वर्ड कोट किया विजय उपाध्याय जी ने कि शुक्ला, तिवारी, द्विवेदी जैसे लोग जो हैं, दुबे जैसे लोग जो हैं, वो इस पर बातचीत नहीं करेंगे। इस पर बात मौर्य, कुशवाहा, कुर्मी या आप कहिए कि दलित ओबीसी पॉलिटिक्स करने वाले बीजेपी के नेता ही करेंगे। यानी कि बीजेपी जो है इसको काटना चाह रही है, ओबीसी बनाम ओबीसी, दलित बनाम दलित करके। देखने वाली बात यह है कि अब अखिलेश यादव इस पर अगला कदम क्या लेते हैं। क्या ये बातचीत सिर्फ बयानों तक सीमित होगी या इसको मूवमेंट बनाया जाएगा, इसको आंदोलन बनाया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। विजय जी आपका शुक्रिया, कासिम जी आपका शुक्रिया, और अमीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी जनता का शुक्रिया। कल फिर 7 बजे हम मुद्दे की बात में मिलेंगे और हम फिर किसी विषय पर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।